नाई क्लासेस श्री माधोपुर के यूट्यूब लाइव क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में अपन ने अध्ययन किया था बिंदुसार के बारे में और लास्ट अपनी बात हुई थी कि बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हुई। अब इससे आगे अध्ययन करेंगे दोस्तों सम्राट अशोक महान। और अशोक महान का शासनकाल रहेगा 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। तो दोस्तों अपन ने चर्चा की थी कि बिंदुसार ने अपनी मृत्यु से पहले अपने ज्येष्ठ पुत्र नाम था सुसीम को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। लेकिन अशोक ने सुसीम के राज्याधिकार को चुनौती दी और कहा जाता है दोस्तों, एक ग्रंथ है जिसका नाम है महाबोधि वंश। बौद्ध धर्म का ग्रंथ है महाबोधि वंश। और एक और लेखक जो कि तिब्बती लेखक जिनका नाम था तारानाथ। तो दोस्तों महाबोधि वंश और तिब्बती लेखक तारानाथ के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों का वध करके सिंहासन प्राप्त किया। तो दोस्तों इससे ये ज्ञात होता है, इसका मतलब ये हुआ कि बिंदुसार ने एक से अधिक विवाह किए और बिंदुसार के 100 पुत्र थे। महाबोधि वंश और तिब्बती लेखक तारानाथ के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों का वध करके सिंहासन प्राप्त किया। तो आगे देखते हैं। वास्तविक रूप से अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे, अगर अशोक के संपूर्ण शासनकाल की बात करते हैं तो अशोक का संपूर्ण शासनकाल आता है 273 से 232 ईसा पूर्व तक। लेकिन अशोक ने अपना राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में करवाया। वास्तविक रूप से अशोक का राज्याभिषेक हुआ 269 ईसा पूर्व में। दोस्तों अशोक की माता का नाम धमा पासादिका कल्याणी जनपद, ये अशोक की माता के नाम मिलते हैं। अर्थात आप यूं कह सकते हैं कि धमा का ही नाम पासादिका भी था और कल्याणी भी था और जनपद भी था। अब ये थी कौन? ये थी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री। चंपा के ब्राह्मण की पुत्री थी धमा, जो कि अशोक की माता थी। और चंपा के बारे में अपन ने पहले चर्चा की थी, अगर आपको ध्यान हो तो अपन ने अंग महाजनपद की राजधानी बताई थी चंपा। और चंपा का वास्तुकार का भी अपन ने चर्चा की थी। चंपा के वास्तुकार थे महागोविंद। तो दोस्तों ये तो थी अशोक के बारे में मोटी मोटी जानकारी। अब अपन अशोक के राज्याभिषेक के बाद जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात तो देखिए दोस्तों, अपन बात करेंगे, अपन ने चर्चा की थी
कि बिंदुसार ने अपने शासनकाल में एक भी युद्ध नहीं लड़ा। एक भी युद्ध बिंदुसार ने नहीं लड़ा। केवल इतना था कि तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुए थे, जिसको दबाने के लिए पहली बार अशोक और दूसरी बार सुसीम गया था। दूसरा देखिए, अशोक ने अपने शासनकाल में केवल एक युद्ध लड़ा। और यह युद्ध था कलिंग का युद्ध। पहले भी अपन चर्चा कर चुके थे, जब अपन महापद्म नंद के बारे में अध्ययन कर रहे थे तो अपन ने बात की थी कि महापद्म नंद ने कलिंग को जीता और कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? इसकी जानकारी अपन ने बात कही थी कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। देखिए दोस्तों, अशोक ने केवल एक युद्ध कलिंग युद्ध लड़ा। और वो कब लड़ा? अशोक कलिंग युद्ध लड़ता है अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद। तो राज्याभिषेक अपन ने 269 ईसा पूर्व में लिया था और 8 वर्ष बाद ही अगर कलिंग का युद्ध लड़ा जाता है तो 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा। और अशोक के इस कलिंग युद्ध की जानकारी अशोक के 13वें शिलालेख से प्राप्त होती है। दोस्तों, कलिंग युद्ध की जानकारी अशोक के द्वारा जो लड़ा गया उसकी जानकारी कहां से प्राप्त होती है? अशोक के 13वें शिलालेख से प्राप्त होती है। दूसरा देखिए, कलिंग नरेश खारवेल और कलिंग नरेश खारवेल का एक अभिलेख है जिसका नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। दोस्तों, इस हाथी गुम्फा अभिलेख से यह जानकारी प्राप्त होती है कि जिस समय अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा उस समय कलिंग पर एक नंदराज नाम का व्यक्ति शासन कर रहा था। कई बार यह संशय की स्थिति आती है, हालांकि अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग के शासक का नाम नहीं मिलता है। नाम कहां से मिलता है? कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में नंदराज नाम का उल्लेख है, जो 261 ईसा पूर्व में अर्थात कलिंग युद्ध के समय कलिंग का शासक था। और ध्यान रखेंगे, यह हाथी गुम्फा अभिलेख प्रथम तिथि रहित अभिलेख है। प्रथम तिथि रहित अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख है और इसी में नंदराज नाम का उल्लेख प्राप्त होता है। अब आगे बात करते हैं। देखिए मित्रों, अपने चर्चा की थी चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम राष्ट्रीय सम्राट था। तो क्या चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में कलिंग शामिल नहीं था? और यदि कलिंग शामिल था तो अशोक को कलिंग दोबारा जीतने की क्या आवश्यकता रही? देखिए दोस्तों, 4 वर्षों तक अशोक ग्रह युद्ध में व्यस्त रहा। अर्थात अशोक ने अपने भाइयों को दबाने में ये 4 वर्ष व्यतीत किए। इन 4 वर्षों में कलिंग ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, स्वतंत्र हो गया, अर्थात मगध से स्वतंत्र हो गया और एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उदित हुआ, जो कि कलिंग का मगध का एक सीमावर्ती राज्य था। 2 कारणों से अशोक को कलिंग जीतना आवश्यक था। पहला,
मगध की सीमा पर एक शक्तिशाली राज्य का होना भविष्य में मगध के लिए खतरा हो सकता था। दूसरा, कलिंग समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र था। अगर आपको ध्यान हो तो देखिए, एक बंदरगाह था जिसका नाम था ताम्रलिप्ति बंदरगाह, और यह ताम्रलिप्ति बंदरगाह कलिंग के अधीन था। कलिंग वर्तमान नाम आप इसे कहेंगे उड़ीसा। कलिंग का वर्तमान नाम उड़ीसा है, और यह बंदरगाह जो था वो समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र था। अतः अशोक के लिए यह जरूरी था कि वो समुद्री व्यापार पर नियंत्रण करने के लिए कलिंग को पुनः हासिल करे। तीसरा एक और कारण आता है कि कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। आज भी उड़ीसा के जंगलों में भारत में सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं। तो दोस्तों, इन कारणों से अशोक के लिए यह आवश्यक था कि वो कलिंग को जीते, और अशोक ने कलिंग को जीतकर पुनः मगध साम्राज्य में शामिल किया। दूसरी बात देखिए, अब बौद्ध ग्रंथों के अनुसार यह ज्ञात होता है कि कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने धर्म परिवर्तन किया, या यूं भी कहते हैं कि कलिंग युद्ध में जो भयंकर नरसंहार हुआ, उस नरसंहार को देखकर अशोक के मन को बड़ी ठेस लगी। अशोक का मन द्रवित हो उठा। अतः अशोक ने युद्ध ना करने की शपथ ली, अर्थात तलवार की नीति का त्याग कर दिया। दूसरा देखिए दोस्तों, अशोक शासक बनने से पहले उज्जैन, महाजनपद की बात करें तो अपन ने बात कही थी, देखिए अवंती की, और अवंती की दो राजधानियां थी, उज्जैन और महिष्मती। तो देखिए, शासक बनने से पहले अशोक उज्जैन का प्रांतपति था। अगर ऑप्शन में उज्जैन ना हो तो अवंती आएगा, और अवंती और उज्जैन दोनों हो तो दोस्तों उज्जैन करना है, क्योंकि अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन थी। तो शासक बनने से पहले अशोक कहाँ का प्रांतपति था? अवंती उज्जैन का प्रांतपति था। दूसरा देखिए, अब आता है अशोक का धर्म परिवर्तन। तो दोस्तों देखिए, अशोक के ज्येष्ठ भ्राता, नाम आपने लिया था सुसीम, और सुसीम का एक पुत्र था जिसका नाम था नीग्रोथ। यह नीग्रोथ बौद्ध भिक्षु था, और अशोक नीग्रोथ को देखकर बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुआ। अर्थात नीग्रोथ को देखकर अशोक के मन में बौद्ध धर्म के प्रति आस्था प्रकट हुई, और एक विद्वान जिसका नाम था उपगुप्त, उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। कुछ विद्वान मोगलीपुत्र तिश को भी बताते हैं कि मोगलीपुत्र तिश के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। देखिए, नीग्रोथ को देखकर तो अशोक के मन में बौद्ध धर्म के प्रति आस्था प्रकट हुई। उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक ने पूर्णतः बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, और मोगलीपुत्र तिश, कुछ विद्वानों के अनुसार कि मोगलीपुत्र तिश के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। अब इससे आगे का घटनाक्रम देखते हैं दोस्तों। देखिए, अब अपन अशोक के अन्य कार्यों की बात करते हैं। 4 बौद्ध संगीतियां मैंने आपको बताई थी। तो 251 ईसा पूर्व में अशोक ने पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ?
अशोक के शासनकाल में हुआ। कब हुआ? 251 ईसा पूर्व में हुआ। दोस्तों, अशोक जिसने अपनी राजाज्ञाओं को अभिलेखों के माध्यम से भारत के विभिन्न भागों में पहुंचाया। तो देखिए, पहला शासक है जिसने अपनी राजाज्ञाओं को, राज्य देश को अभिलेखों के माध्यम से साम्राज्य के अन्य भागों में पहुंचाया। तो दोस्तों देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है अशोक को अभिलेख लिखवाने की। लिखवाने की प्रेरणा ईरान के शासक नाम था दारा प्रथम। इसे आप कहेंगे डेरियस प्रथम। देखिए, ईरानी नाम तो है इसका डेरियस, और अपन इसको हिंदी रूपांतरण में लेते हैं तो इसका नाम निकल के आता है दारा प्रथम। अर्थात अशोक ने अभिलेख लिखवाने की प्रेरणा ईरान के शासक दारा प्रथम से ग्रहण की, और अशोक के अभिलेखों में उत्कीर्ण करने वाले एक व्यक्ति का नाम भी मिलता है। अभिलेख उत्कीर्ण करने वाले विद्वान का नाम मिलता है, और उसका नाम था चापड़। यह नाम प्राप्त होता है। दोस्तों, अभिलेखों में अशोक की एक उपाधि प्राप्त होती है, और अभिलेखों में अशोक की उपाधि जो मिलती है वो थी देवानाम प्रिय दसी, अर्थात देवताओं का प्रिय। मित्रों, ध्यान रखेंगे, अशोक के अतिरिक्त दो और ऐसे व्यक्ति थे जिनकी उपाधि देवानाम प्रिय दसी मिलती है। अशोक का पौत्र नाम था दशरथ। दशरथ की उपाधि भी क्या मिलती है? देवानाम प्रियदसी मिलती है। इसके अतिरिक्त श्रीलंका के राजा तिश, श्रीलंका के राजा तिश की उपाधि भी देवानाम प्रियदसी थी। 4 ऐसे अभिलेख भी हैं जिनमें अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है। और दोस्तों, ये जो 4 अभिलेख है, ध्यान रखेंगे, 4 अभिलेख जिनमें अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है, और ये 4 अभिलेख देखिए कौन कौन से हैं। मास्की, गुर्जरा, उदयगोलम और नेछुर या नेतुर। ये 4 अभिलेख है जिनमें अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक प्राप्त होता है। दोस्तों, राजस्थान से भी अशोक का एक अभिलेख प्राप्त होता है जिसे आप बोलते हैं बैराट अभिलेख, भाबरू अभिलेख। यह भाबरू अभिलेख जो कि बैराट से प्राप्त होता है, बैराट की पहाड़ियों से प्राप्त होता है, इस अभिलेख में अशोक को बौद्ध धर्म का अनुयायी कहा गया है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह किस अभिलेख से ज्ञात होता है? भाबरू अभिलेख से ज्ञात होता है, भाबरू शिलालेख से ज्ञात होता है। और इस भाबरू शिलालेख से यह भी ज्ञात होता है कि अशोक ने बुद्ध धर्म और संघ इसमें आस्था प्रकट की। इसका मतलब हुआ कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसी अभिलेख में अशोक को मगध का शासक भी कहा गया है।
तो ध्यान रखेंगे किस अभिलेख में अशोक को मगध का शासक कहा गया है? भाब्रू शिलालेख में अशोक को मगध का शासक कहा गया है। दोस्तों, अशोक का एक अभिलेख जिसमें अशोक की एकमात्र रानी कारुवाकी का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन बन के आता है कि अभिलेखों में अशोक की किस रानी का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, एकमात्र रानी कारुवाकी थी जिसका उल्लेख अभिलेखों में प्राप्त हुआ है। और कौन से अभिलेख में है? कौशांबी अभिलेख। कौशांबी अभिलेख जो वर्तमान में इलाहाबाद में स्थित है, जो अकबर के शासनकाल में कौशांबी से उठा के इलाहाबाद में लगाया गया था। और कारुवाकी का उल्लेख इसी में प्राप्त होता है और इसीलिए कौशांबी अभिलेख को रानी के अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। यह भी ध्यान रखेंगे दोस्तों कि किस अभिलेख को रानी के अभिलेख के नाम से जाना जाता है। तो एकमात्र ऐसा अभिलेख कौशांबी अभिलेख है जिससे रानी के अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। इसी में अशोक की रानी कारुवाकी का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे चलने से पहले आपसे मेरा निवेदन है कि कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद। अब आगे अपन देखते हैं। देखिए, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमिनदेई स्तंभ लेख है। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, यह रुमिनदेई स्तंभ लेख एकमात्र लेख है जो अशोक की कर व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। तो अशोक की कर व्यवस्था पर जो प्रकाश डालता है वो रुमिनदेई स्तंभ लेख है और इस मात्र ये 21 फीट का है। इसी से अशोक की कर व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। दूसरा देखिए दोस्तों, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया, 12वें वर्ष निगाली सागर और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। और ध्यान देंगे दोस्तों, ये सारे ही बौद्ध धर्म से संबंधित स्थान हैं। तो ध्यान रखेंगे, अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष अशोक बोध गया, 12वें वर्ष निगाली सागर और 20वें वर्ष अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की। दूसरा, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु नौ शिष्टमंडल भेजे। अलग अलग क्षेत्रों में अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु 9 शिष्टमंडल भेजे, जिनमें सबसे प्रमुख शिष्टमंडल जो था
वो था अशोक की पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र। इन दोनों को अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु भेजा। और दोस्तों इस समय श्रीलंका का राजा था तिश, और संघमित्रा और महेंद्र ने श्रीलंका के राजा तिश को बौद्ध धर्म स्वीकार करवाया। यह बड़ी उपलब्धि थी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो था सोन और उत्तर, इन दोनों को भेजा गया स्वर्ण भूमि पर बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु भेजा गया। अर्थात अगर चर्चा करें कि किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार हुआ, तो दोस्तों अशोक के शासन काल में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार हुआ। और अशोक स्वयं एक बौद्ध धर्म का बड़ा अनुयायी था। 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई, और अशोक की मृत्यु के साथ ही मौर्य साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो गया। और 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट, जिसका नाम था बृहद्रथ, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उसी के सेनापति प्रधानमंत्री पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर दी, और मगध में एक नवीन राजवंश शुंग वंश प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों ये था अशोक, और इसी के साथ मौर्य सम्राट, जिनके बारे में अपन ने 3 सम्राटों के बारे में अध्ययन किया, और ये 3 सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। तो जो महत्वपूर्ण जानकारी इन तीनों शासकों की थी वो बता दी गई। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। लेकिन फिर आपसे एक बार निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।